स्वरों के रंग सुचरिता के संग हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी को मैं आदाब करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता और सभी सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और शबनम, आप बताएं आज का क्या करने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा हर सेकंड सैटरडे को एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, स्वरों के रंग सुचरिता के संग। यह हमारा सांगीतिक प्रोग्राम है और उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पर बातें करते हैं। हाँ, ज़रूर। और हर सेकंड सैटरडे हम आते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं और जो समझ में आता है, जो हमने बनारस में आकर और गुरुजी के पास रहकर जो सुना है, जो सीखा है, वही चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पोस्टर में भी छपा हुआ था कि हम बनारस की महिला संगीतकारों के बारे में बात करेंगे, जैसे काशीबाई, रसूलन बाई, जद्दन बाई और बड़ी मोती बाई, बड़ी मैना बाई, है ना। हाँ, शिव कुमार बाई, हाँ, और विद्याधरी बाई, हाँ, और टॉमी बाई, राजेश्वरी जी, और बड़ी मोती बाई, काशी बाई, सिद्धेश्वरी देवी जी। तो ये सब हमारे सनामधन्य और पूजनीय है। और उसमें हमारे गुरुजी भी है जो दिवंगत कलाकार थे। ये बहुत लोग हैं ऐसे ही, बहुत ही तो इस पर आज हम लोग बातें करेंगे। हाँ। जो हमारी महिला, ये हमारी सिर्फ महिला संगीतकार कोई आम संगीतकार नहीं है, बल्कि काशी के मस्तक पर एक मुकुट की तरह है। सही कहा शबनम। क्योंकि उनके लिए हमें इन्होंने जो गाया है और इनके जो तपस्या थी, उसी से ही हमें इतनी सारी चीज़ें, बनारस के ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, सारी चीज़ें मिली है। मैं एक चीज़ बता दूं कि बनारस जो है, ये जो संगीत है, बनारस की जो संगीत है, ये पूरा विश्व में, बिल्कुल, हाँ, पूरा विश्व में उसकी ख्याति है। और देखिए, क्लासिकल जैसे ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, जो ख्याल होता है, वो ख्याल तो पूरा भारतवर्ष से सब लोग गा रहे हैं। लेकिन बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है? बनारस ये जो उपशास्त्रीय संगीत है। और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग यहाँ पर अपने नाम लिया है, और भी बहुत लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों का ही नाम हम लोग आज शामिल कर पा रहे हैं। तो समय आएगा, जरूर हम सारे लोगों को बताएंगे। हम लोगों की ये कोशिश होगी कि बनारस की जितनी भी महिला संगीतकार हैं, जो हकीकत में वाकई में बनारस के मस्तक की मुकुट हैं, हम और उन पर थे भाई, हाँ, वाकई में, तो हम उन पर जो है पूरी चर्चा करेंगे। भले ही वो हमारा 1, 2, 3, 4 एपिसोड हो जाए, जब तक मुकम्मल नहीं होगा हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरी बात है ना, शास्त्रीय संगीत में पटु थे। हाँ, यस, हाँ, मतलब ख्याल बहुत अच्छा गाते थे, टप्पा भी गाते थे। और दूसरी बात है कि ध्रुपद धमार भी गाते थे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे रसूलन भाई तो उस पे बजड़े पे बैठ के और इस तरह से गाती थी कि उनकी टीप की आवाज रामनगर किले तक से टकराती थी। ज्यादातर हम बता रहे कि हुस्नाबाई जी का भी आप सुन लो, और काशीबाई, विद्याधर की, काशीबाई भी छोटी उम्र में ही चली गई थी, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब हमारे गुरुजी बताती थी कि सिद्धेश्वरी देवी जी जो है ना, तो सिद्धेश्वरी देवी जी काशीबाई जी को बहुत मानती थी। वाकई में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं शिव कुंवर बाई से, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले कुछ एपिसोड में जो हमारी इस तरह के जो हमारे बनारसी कोहिनूर महिला गायिका हैं, उनके बारे में कुछ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो कौन थी, क्या थी, किस तरह से उन्होंने सीखा, उनकी गायकी किस तरह की थी, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चाहेंगे कि वो क्या गाती थी, किस तरह का गाती थी, उसको सुचरिता गुप्ता जी उसको गाकर आप लोगों को बताएंगी, सुनाएंगी। आज तो खाली हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे, ताकि वो हमारे कान भी उनके नाम से, उनके कारनामों से, उनकी अहलियत से, उनकी एबिलिटी से, उनकी जो उनका जो हुनर था, उससे हम सब आशना हो जाएं। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया, और संघर्ष, बिना संघर्ष के, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, संघर्ष करना पड़ा उनको, और किस तरह से संघर्ष किया
हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और आपस में जैसे बात करने से ना कुछ चीज याद भी रह जाती है और हमें उनको याद करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे काशी की धरोहर है और हम उन्हीं का ही चीज तो गा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का ही चीज हम लोग गा रहे हैं। और काशी के धरोहर को संजोना, उसको संजोई नई पीढ़ी में भी समाहित करना, ये काशी कला कस्तूरी संस्था का अपना एक मोटो है, अपना एक उद्देश्य है। सही बात है। मैं काशी कला कस्तूरी की तरफ से सबको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि जो लोग यहाँ आज आए हैं और ये सुन रहे हैं, तो काशी कला कस्तूरी की तरफ से मैं सबको प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मैं इनका भी नाम ले लूँ। अमित सिंह प्रणाम बोल रहे हैं। हिमानी झा जी, आप दोनों को सादा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तनुजा बैनर्जी और शबनम अग्रवाल जी, जयती पाल जी, एहतेशाम हुसैन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार जी। हाँ, तो काशी की जो प्राचीन काल में संगीत प्राचीन काल से चली आ रही है, तो उसमें एक नाम पता चल रहा है कि गुथिल जैसे संगीतज्ञों ने किया है। हाँ, अच्छा। हाँ, और वो खूब अच्छा बीड़ा बजाते थे। तो और उसके बाद एक नाटक खेला गया था। वो नाटक खेला गया था, तो उस नाटक में संगीत के प्रयोग हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का जो भजन कीर्तन ये सब आया है। उसके बाद बनारस में ये जो महाप्रभु बल्लवाचार्य का जो वो है हवेली संगीत का भी प्रचलन है बनारस में। तो ये सब चीजें, बनारस जो है ना, ये खान है और एक मिनी वर्ल्ड बोल सकते हैं। और बनारस में ऐसा शक्ति है कि सबको अपनाने का शक्ति है। तो सबको, चाहे भले ही कोई असम से आया हो, जरूर, और बनारस ने अपनाया है और मैं इसके लिए मैं आभारी हूँ बनारस के लोगों को। जरूर सही बात कहा है। असम से आए हुए लोगों को भी बनारस मोहब्बत दे रहा है, जगह दे रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, सबको सही बात है। तो बनारस ने तो दोनों हाथ फैला के सबको अपना लिया है। असल बात एक्चुअली बनारस सबको नहीं अपने में जल्दी समा पाता है, वो टैलेंट को समाता है, वो एबिलिटी को समाता है, जो बनारस को प्यार करते हुए बनारस को समाता है। तो काशी की जो ठुमरी सम्राट कहने वाले वो मौजुद्दीन खां साहब थे। मौजुद्दीन खां साहब थे और उनके गुरु थे जगदीप मिश्र जी। अच्छा। तो वहां से जैसे ठुमरी गायन का जैसे शुरुआत जैसे हुआ है, ठुमरी का प्रसिद्धि मिली है ना। तो मैं एक एक करके सब कुछ लोगों का नाम बता रही हूँ। जैसे शिव कुंवर बाई है, बड़ी मैना है और विद्याधर, सब मैं इज्जत के साथ सम्मान के साथ नाम ले रही हूँ। शिव कुमार बाई जी है और बड़ी मैना जी है, विद्याधरी बाई, हुस्ना बाई, जद्दन बाई की याद कुछ है ना? बिल्कुल। और टॉमी बाई, और उसके बाद राजेश्वरी जी, बड़ी मोती जी, काशी बाई, और मेरी नानी गुरु सिद्धेश्वरी देवी जी, रसूलन बाई जी, सब हमारे पूज्य है। अनवरी बेगम है, दुर्गेश, शायद इन्हीं की पहल से आज बनारस में महिलाएं गाना भी गा पा रही हैं। क्यों? बिल्कुल। और कमलेश्वरी जी, तारा जी, मलकाबाई, कमला राधा, छोटी मोती, तो और सनामधन्य गिरजा देवी जी है, और हीरा देवी जी, निर्मला देवी क्या गाती थी, बहुत ही अच्छा। मतलब इतनी सुरीली। मैं जब बचपन में मैं छोटी थी तब निर्मला जी को सुनती थी और ऐसा करती थी कि जो गाती थी ना, जो मैं सुनती थी वो मैं याद कर लेती थी। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत हम लोग बागेश्वरी देवी जी। और एक बात तो बोलना भूल गई, जानकी बाई। जानकी, उनका नाम छप्पन छुरी रखा गया। अच्छा, छप्पन छुरी, जानकी बाई का नाम। देखिए, इस तरह की चीजें हम लोगों को तो अब तुमने पूछा नहीं कि छप्पन छुरी क्यों कहते थे? हाँ, छप्पन छुरी क्यों कहते थे। और लेकिन हम लोग नीचे से चलेंगे या नहीं, जानकी बाई भी हम छूट गया था ना। अच्छा, इसलिए मैं लास्ट में बोली है ना। तो मैं किसी को भी जिनका चाहते हो उसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो जानकी बाई जी का, शिव कुंवर जी की बाई के बारे में बताते हैं।
अच्छा, छप्पन छुरी तो आप बता दीजिए पहले, अच्छा, क्योंकि ठीक हम लोगों का लग रहा है कि क्या है, क्यों कहा गया उनको छप्पन छुरी। अच्छा, हाँ। ये छप्पन छुरी जी का मैंने कहाँ पढ़ा है, कहीं पढ़ा है। और उसके बाद गुरुजी ने भी बताया कि जानकी देवी बहुत अच्छा गाती थी बनारस में। लेकिन बनारस में उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि वो बनारस की रहने वाली थी। और ये बरुणा पुल की जो देखा है ना, उसकी शुरू होने के पहले बाएं तरफ एक उनका शॉप था, दुकान था, और उसमें दूध दही चीज़ों का वो सेल होता था। तो जानकी बाई की जो पिताजी थे वो बचपन में गुजर गए थे, तो माँ के साथ वो रहती थी। और लेकिन एक दिन वो बाहर निकली तो उनको देखा है कि घर में कोई और और आ गया, कोई और आ गए, और दुकान एकदम खाली है ना। तो अंदर गई तो जाने से उन लोगों को भाई आपत्ति हुआ। तो जब आपत्ति हुआ, आज हम लोग कॉफी पी के बात कर रहे हैं क्योंकि शाम का समय है और जाड़े का भी दिन है। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने जब देखा तो लोग थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए। तो जो उनकी जो प्रेमी थी, उनके माँ की जो प्रेमी थी, उसको छुरी से सीने में मतलब 56 बार छुरी मारा, इसलिए उनका नाम छप्पन छुरी है। और उसके बाद उनको गंगा जी के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। तो जानकी बाई जी को मतलब जीवन मिला, और उसके बाद वो बनारस छोड़कर इलाहाबाद चली गई थी। तो बनारस छोड़ के इलाहाबाद चली गई थी, और इलाहाबाद में उन्होंने सीखा, मतलब उससे सीखा है। हम जानकी बाई का जो भी है उन्होंने सीखा। और सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी कहाँ बोलते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन हम लोग चलिए फिर बाद में अगर कुछ याद आता है तब आप बताइएगा। अच्छा, ये हम देख रहे हैं ना। तो उनके उन्होंने जानकी बाई ने जो जानकी बाई एक चीज और बहुत अच्छा था, तो उनको पर्शियन, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्ञान था, बहुत ही, यानी बहुत लिटरेरी और बहुत ही ज्ञानी वाग्यकार थी वो। जैसे मतलब कंपोज भी करती थी, लिखती भी थी। हाँ, और गाती थी। उनके गुरु का नाम हस्सू खान था। और उनकी ऊपर एक किताब, दीवाने जानकी नामक एक किताब भी इलाहाबाद से वो, क्योंकि वो खुद लिखती थी। और दीवान के मतलब ये होता है कि अलिफ से ये तक पूरा हो, यानी का से अंगा तक पूरा। हाँ, क्योंकि और जानकी बाई जी का जो आवाज था ना, इतने ऊपर से, मतलब स्केल जो है ना खूब ऊपर से लेती थी। कभी अब मैं सुनाऊंगी उनके गाय को, लेकिन उतना ऊंचा से तो नहीं गा पाऊंगी, लेकिन आप गा लीजिएगा। थोड़ा उसी परंपरा को, लेकिन वही चीज गाती थी, परंपरा को आगे बढ़ा, जैसे हम लोग गाते तरसता है जिया हमार, उससे भी ऊपर से गाती थी। एक बार ऊपर ले लीजिए। अरे तरसता है जिया हमार नैहर में, ये जो कजरी है वो इतना ऊंचा से गाती थी। और मतलब भाई ठीक है, और इतना छुरी लगने के बाद में और कितना रियाज था उन लोगों का। मेन बात है कितना रियाज था बनारस के, जबकि इतनी आसाइश भी उस वक्त के लोगों को नहीं, लेकिन उनको एकदम जैसे नफरत हो गई थी बनारस के ऊपर। तो जब HMB में उनका जो रिकॉर्डिंग हुआ, और रिकॉर्डिंग में, सारी रिकॉर्डिंग में, तो मैं जानकी बाई इलाहाबादी वो बोलती थी, बोल के फिर रिकॉर्डिंग होता था उनका। तो एक सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शिव कुंवर बाई के बारे में बात करते हैं। हाँ, शिव कुमार बाई जो थी, वो संगीत की शिक्षा काशी की जो रामापुरा स्थित जो है ना निवासी संगीत मतलब सारंगी वादक थे, और बचाओ मिश्रा जी के पास उन्होंने सीखा। और सरस्वती बाई और गन्नूबाई आदि बाद ही शिव कुंवर बाई का नाम आता है। और उन्होंने क्या किया, ख्याल भी गाती थी, टप्पा भी गाती थी, और ठुमरी भी गाती थी। क्योंकि उस समय, उस जमाने में जरूरी था कि आप शास्त्रीय संगीत पहले सीखिए, पहले क्लासिकल पर भी, क्योंकि देखिए ठुमरी गाने का जो
गाते जो है, हमारे गुरुजी भी बता रहे थे और सारे लोग विद्वान लोग भी बताते, ठुमरी गाने के लिए आपको शास्त्रीय संगीत की ज्ञान होना जरूरी इसलिए है कि ठुमरी इज अ नेकलेस ऑफ रागास। तो रागों की नेकलेस है। आपको राग के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस राग को कैसे उस राग एक दूसरे राग के साथ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद उसके बाद फिर वापस आना है। तो अगर राग की जानकारी नहीं है तो आप कैसे गा सकते हैं ठुमरी? बिना क्लासिकल बेस अगर जिसका नहीं होगा तो वो तो अच्छा सिंगर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत मतलब काशी का नाम बहुत ऊंचा किया और 19वीं सदी में ही शुरुआत में ही उनका देहांत हो गया। और बड़ी मैना का भी मेरे ख्याल से उसी समय उनका, बड़ी मैना जी का भी वो हुआ था। यानी 18th सेंचुरी के लास्ट में आपकी पैदाइश है। अच्छा। हाँ, बड़ी मैना जी और मोतीबाई, लोग तो कहते हैं एक नहीं, एक नहीं है। बड़ी मैना और बड़ी मोती एक नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी। एक बहुत रोचक कहानी है। हाँ। मैं सुनाना चाहती हूँ, आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ और तुमको भी सुनाना चाहती हूँ। तो बड़ी मैना जी तो थी, बहुत अच्छा गाती थी और देखने में भी अच्छी थी। हाँ, और वो मतलब जहाँ महफिल में, उन दिनों तो महफिलों में गाना गाए जाते थे ना, तो एक दबंग जैसे एक व्यक्ति थे। अच्छा, बड़ी मैना जी की आप कहानी बता रहे हैं? हाँ, बड़ी मैना जी की। तो वो क्या करते थे, जो प्रोग्राम में वो जाती थी, जो जहाँ महफिल में जाते थे, वो जाते थे और बैठ के छोटे से छोटे प्रोग्राम में और बड़े से बड़े प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में वो जो है वो व्यक्ति वहाँ मौजूद रहते थे। तो ये बात सबको पता चल गया कि आज अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़ी मैना जो थी उनसे थोड़ा सा उनको लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई। भाई क्या भाई रोज हर प्रोग्राम में आ रहे हैं और इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि कहीं भी जाए तो वो व्यक्ति अगर ना हो तो बड़ी मैना गाना नहीं गाती थी। हाँ, अच्छा, जबकि जानते दोनों लोग नहीं थे, हाँ। लेकिन एक मोहब्बत सा हो गया कि ये तो जैसे इंसान देखता है ये इंसान तो हर प्रोग्राम में आता है। हाँ। तो धीरे धीरे मोहब्बत हो गया तो थोड़ा बातचीत तो हो गई। अच्छा। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने उनको पता चला कि ऐसे भाई वो तो भाई काशी नरेश जो है ना, जितने कलाकार हैं, कलाकारों को बहुत इज्जत करते थे और उनको संरक्षण भी देते थे। भाई कभी प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ तो एक जैसे उनको मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। तो काशी नरेश ने, प्रभु नारायण सिंह जी ने ये बात सुनी। तुमने कहा अच्छा रुक जाओ, बहुत ही लर्नड इंसान थे काशी नरेश जी। हाँ, रुक जाओ, एक चीज मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या कि बड़ी मैना जी को खबर भेजा कि देखो भाई हमारे उसमें एक महफिल है और उस महफिल में आपको गाना है जी। तो बड़ी मैना बोलेगा जी ठीक है मैं गाऊंगी। और प्रभु नारायण जी ने क्या किया कि इनविटेशन छपवाया और कुछ लोगों को ही बुलाया। अच्छा, उसमें तो भाई उस आदमी को क्यों बुलाए? हाँ, क्यों बुलाए? और बड़ी मैना क्यों गाए? अच्छा, बिना उनके बड़ी मैना गा भी नहीं सकती थी। उनके बिना बड़ी मैना नहीं गा सकती है। तो अब क्या हुआ, बड़ी मैना समय से भाई उनके घर में बग्गी पहुंच गई और बड़ी मैना आ गई, आके भाई चली गई उनकी जहाँ पर प्रोग्राम होने का जगह था वहां पर बैठ के इधर उधर की बात कर रही, शुरू ही नहीं कर रही। भाई आप शुरू करिए, आप शुरू ही नहीं कर रही है। अच्छा इधर कुछ और प्रभु नारायण जी समझ गए थे कुछ कोई बात है। लेकिन वो जो दबंग आदमी थे वो क्या किए, पीछे के रामनगर के किले के पीछे की तरफ एक वो था, मतलब गंदा पानी जाने का रास्ता, मतलब कुछ भी था, नाली वाली था कुछ, वो नाली में चढ़ के और ऊपर छत पे पहुंच गए और छत पे पहुंच गए और कैसे भी छुपाते और पहुंच गए महफिल में। और महफिल में पीछे जाके बैठ गए। अब बड़ी मैना ने देख लिया, अब वो जब देख लिया तो बोला अच्छा अब मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ। तो सारे लोग बोल रहे थे कि अच्छा उनके बिना तो
कोई बात नहीं, गाना तो बहुत ही अच्छा हुआ भाई। रियाज करते थे सुबह शाम, तो क्योंकि एक नाम है बड़ी मैना जी का। जी खूब गाई और इतना अच्छा गाई। उसके बाद गाना जब समाप्त हो गया तो प्रभु नारायण सिंह ने बोला, क्यों बड़ी मैना जी, आपका कसम कहाँ चला गया? बोले कसम तो कुछ तो नहीं चला गया, मैं तो कसम तो टूटा नहीं। बोले कैसे? क्योंकि नहीं, मेरे कसम टूटा नहीं कि वो रहेंगे तभी हम गाएंगे, जो कसम लिया था हमने तो है। तो बोले कि अच्छा कैसे? तो बोले अगर आपको हमको वो दीजिए, सांत्वना दीजिए कि आप ये सुनने के बाद कुछ नहीं करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब मैं बताऊं कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रॉमिस किया भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी को भी नहीं जेल में भेजूंगा और उनको नहीं करूंगा, ऐसा किया। उन्होंने जब प्रॉमिस किया तब उन्होंने कहा कि वो आए हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्हें सारी कहानी बताने के बाद ये होता है, क्योंकि एक कलाकार को चाहिए क्या कि उसकी कला को प्रेम करने वाला अगर कोई है, तब वो एक ही बंदा क्यों ना हो, पूरी महफिल में अगर एक बंदा भी है तो वो उसी को मरकज समझ के, उसी को टारगेट समझ करके वो कोई भी गायिका या गायक गाती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बंदा अच्छे दिल से वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, उस ऊंचाई को वो पहुंच रहा है। तो इस तरह के होता है। सही बात। तो अब आप खुद बताइए, खुद बताओ, जद्दन भाई के बारे में बताओ। जद्दन भाई के बारे में, रसूलन भाई के बारे में नहीं, जद्दन भाई के बारे में। जद्दन भाई तो ये सुनते हैं कि वो संजय दत्त की नानी थी। संजय दत्त की नानी थी। और बाकी आप बता दीजिए। नरगिस जी की माँ थी। नरगिस जी की माँ थी और बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत ही, जद्दन भाई बहुत अच्छी गायिका थी और बहुत बड़ी। देखिए उनकी एक खासियत जो मैं बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई महिला संगीतकार थी तो सबसे पहले जद्दन भाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए मेरे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि देखिए इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखते रहिए, और खासकर जो संगीत के लोग हैं, कि जद्दन भाई फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई पहला महिला संगीतकार जहां उन्होंने गाया हो या संगीत दिया है वो है जद्दन भाई। और उनकी शिक्षा जो है काशी के दरगाही मिश्र जी और उनके पुत्र सारंगी वादक गोवर्धन मिश्र जी से मिला। और विद्याधरी बाई की समकालीन थी वो। विद्याधरी बाई, इसके बाद विद्याधरी बाई और जद्दन भाई सब समकालीन, मतलब 1892 से लेके 1949 तक ये समय जो है वो विद्याधरी बाई जी क्या है। और क्योंकि 1881 में विद्याधरी बाई जन्मी थी, है ना, चंदौली में। अच्छा। हाँ, और देखो जद्दन भाई जी का एक कहानी सुनने को आता है और मैंने पढ़ा भी कि तो, लेकिन कभी संजय दत्त का ने जिक्र नहीं किया या कभी नरगिस वगैरह तो यहाँ आई नहीं। संजय दत्त ने एक जगह जिक्र किया है। अच्छा, जिक्र किया। हाँ, जिक्र किया है कि उन्होंने कहा था कि मेरे जो नानी के बारे में कि जब उनकी बचपन में शादी, क्योंकि गोविंदा का तो सुनते हैं कि बनारस से ताल्लुक है, ये वो निर्मला देवी की बेटी। हाँ, निर्मला देवी की बेटी। लेकिन जद्दन भाई के बारे में बता दूं कि जद्दन भाई जो थी वो संजय दत्त के हिसाब से, संजय दत्त कह रहे थे कि वो बता रहे थे एक बार एक इंटरव्यू में बहुत पहले का, कि जद्दन भाई की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। और कम उम्र में हो जाने से हो गई, और फिर विदाई के समय डाका पड़ गया। जैसे पहले होता था कि डोली जा रही है और जंगल झाड़ी में, और फिर पता चला कि वहां पहुंचते बीच में डाका पड़ गया और डाकू ने सारा चीज लूट लिया। और दूसरी बात, एक बात और है कि उनकी हस्बैंड को भी मार दिया। हस्बैंड को भी मार दिया। मतलब अभी विदाई नहीं हुई, अभी वो ससुराल नहीं पहुंची हैं। विदाई हो गई थी, ससुराल जा रही थी। तो इस तरह से रास्ते में ऐसा हो गया था। जब हो गया तो वो बेचारी बहुत ही मतलब दुखी थी, क्या करेंगे। तो लोग ससुराल के लोग बोले कि आके ही जलम जली है, ये पतन करम जली है, जो एक तरह की चीज होती थी। तो इस तरह से बात सुनती थी, घर में रहती थी। और एक दिन वो गंगा जी के किनारे आके मतलब कुछ कपड़ा वपड़ा धो रही थी या कुछ कर रही थी और गुनगुना रही थी, तब तक किसी ने
उनको सुना। वो कलकत्ता से कोई आया हाँ, हुआ कोई था ना? यात्रा दल, कोई यात्रा दल कलकत्ता से आया हुआ था, उसी में से किसी एक महिला ने सुन लिया, महिला ने सुना। हाँ। और उन्होंने कहा कि अरे उनके गुनगुनाहट को सुनो और समझ गए कि इनमें क्या संगीत है इनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि क्या बात, उन्होंने बताया सारी बात, बोले सुनो तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो। तो वो कलकत्ता गई और जाने के बाद उनका मतलब वहाँ पर काफ़ी गाना बजाना हुआ, और गाना करती थी और जो भी, तो जैसे भी हो, तो फिर बीच बीच में आती थी और श्री गोवर्धन मिश्र जी से और दरगाही मिश्र जी से वो सीखती भी थी और ज़बरदस्त गाने वाली भी थी। बहुत ही अच्छा गाती थी। तो वहाँ पर शायद किसी बहुत ही अमीर के बेटे ने, जो एक रईस था, उसने कहा था कि जद्दन भाई मैं शादी आपसे करूँगा। देखो ये कहानी जो है, वहाँ कलकत्ता में एक डॉक्टर आए और पंजाब के रहने वाले एक डॉक्टर के नाम मैं भूल रही हूँ। तो डॉक्टर आए क्योंकि उनको लंदन जाना था। तो उन दिनों तो भाई हवाई जहाज तो नहीं था, पानी का जहाज से जाते थे। तो पानी का जहाज आने में टाइम लगे, 4-5 दिन टाइम। तो वो गए वहाँ पर जहाँ पर वो लोग महफिल में गाती थी, वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद जद्दन भाई की गायन सुन के, और उनका जो रहन सहन और वो जो बातचीत करती थी, और क्योंकि बहुत मतलब उनकी भाषा और हर चीज़ उनको बहुत प्रभावित किया, और देखने में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जद्दन भाई मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जद्दन भाई ने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा बैकग्राउंड उन्होंने बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो और कलकत्ता में भी यहाँ से ले जाकर उनको क्रॉस बना दिया गया था, या बल्कि यूँ कहे कि उनको कोठे पे बैठा दिया गया था, कुछ नहीं। देखो इस तरह से गाने बजने के लिए, और गाना बजना ये अलग चीज है। और दूसरा जो है वो देह वेबसाइट, वो नहीं देह वेबसाइट, लेकिन ये कि गाना बजना करती थी। और ज्यादातर उन दिनों, एक चीज हम बता दूं, उन दिनों 2 तरह की होते थे। एक तो खड़ी महफिल होती थी, और एक बैठ के महफिल होती थी। बैठ के तो ज्यादातर लोग खड़े होके गाना गाते थे, और वो सब तबला भी होता था, तो अपने कमर पे बांध के फोटो हमने देखा कि गा रहे, जो कलाकार गाना गा रहे हैं, उसके साथ जो तबला जो है वो भी खड़े होके बजा रहे, हारमोनियम भी बजा रहे, सारे भी खड़े होके। तो उन जमाने में कितने कष्ट था, कष्ट के सहते हुए उन्होंने गाना सीखा और गाने को इतना आगे बढ़ाया जो हमारे पास आज पहुंच रही है। तो उस डॉक्टर साहब ने उनसे शादी की, और उनके घर वालों ने उनको अपने उसमें से निकाल दिया, बोले कि तुम्हारे साथ कोई सम्मत अब आगे नहीं रखेंगे। अंत तक वो डॉक्टर साहब उनके साथ रहे, मुंबई चले गए, शादी किया और उनके साथ रहे, मुंबई चले और गए। उन्हीं से वो नरगिस है। हाँ, उन्हीं की बेटी नरगिस है। और जद्दन भाई को बाद में कैंसर हो गया था। अच्छा। हाँ, कैंसर हो गया था, और कैंसर में उनका, क्योंकि नरगिस भी तो कैंसर में ही उनकी गई। हाँ, और बस भाई ऐसे मतलब अंत बड़े, लेकिन एक बहुत ही अच्छी गायिका थी, ये गायिका थी। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक क्या है, मतलब सौगात के रूप में वहाँ उसको फिल्म इंडस्ट्री को ये मिली। हाँ, फिल्म से, हाँ, महिला संगीतकार मिले। लेकिन ये कुछ बता सकती हैं कि किन पिक्चर्स में गाए होंगे, क्या गाया है, कुछ आप ऐसा कुछ बता सकती हैं? किस पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन इनका कोई मशहूर ऐसा कोई नहीं, एक नहीं मशहूर गाना तो याद नहीं है। मशहूर गाना मैं देखती हूँ, मेरे पास लिखा। अच्छा, हम लोग अगला एपिसोड इन लोग के गाने पर ही होगा। याद रखना कि मैं उनको गा के सुनाऊंगी। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो पिक्चर भी बनाया, और जो पहले हस्बैंड से जो एक अख्तर खां बोल के एक बेटा था, उनको भी उन्होंने मूवी में चांस दिया था, लेकिन वो मूवी चली नहीं, बात दूसरी है। अच्छा। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, शेफाली मुखर्जी, शारदा दुबे, स्मिता जी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार सबको। ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी, आपको भी नमस्कार। सरिता लोखटिया जी, आप हमेशा मेरे साथ रहती हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सरिता जी हमेशा आप हम लोग के साथ रहती हैं। और रीना अग्रवाल जी, अमित सिंह, सविता त्रिपाठी जी, गीता भार्गव जी, रामी अग्रवाल जी, हाँ सबको। पीयू बैनर्जी कलकत्ता से, तो आप सबको, अग्रवाल जी भी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग सुभाषिनी जैन जी, उपासना राय जी, सभी, अमृता सारखेल जी कैलकाटा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अमृता। और अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम है और आप लोगों से ही किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी और नाकामयाबी तो दर्शकों पर ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो अच्छा, विद्याधरी जी के बारे में थोड़ा बता दो। अच्छा। विद्याधरी जो बताए ना कि जद्दन भाई और विद्याधरी देवी जी का, भाई जी का एक ही समय का समय था। देखिए, इन लोगों के नाम भी हम लोग नहीं जानते कि ये लोग कुंवर बाई जी, विद्याधरी बाई जी, और जबकि ये लोग बनारस गायकी के शान थे, शान है वाकई। अच्छा, वो चंदौली में एक जसूरी ग्राम था। अच्छा, उसमें उनका जन्म हुआ है। और उनकी, बताइए, उस गांव की रहने वाली, जहाँ कोई आसाइश नहीं था। हाँ, कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं थी, और वहाँ पे इतनी अच्छी गायिका के रूप में वो, और उनकी माताजी से ही पहले उन्होंने सीखा। अच्छा। और फिर राम सुमेर मिश्र जी, जो सुमेरू जी, जो बहुत मशहूर सारंगी वादक थे, और उस्ताद बशीर खां और दरगाही मिश्र जी से भी शिक्षा लिया है। ख्याल, ठुमरी, तराना क्या नहीं गाती थी, मतलब बहुत ही। तो उनको उस गांव में कहाँ इतना कोई मिला होगा कि उस वक्त, और चंदौली जिला तो उस वक्त भी, आज भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। देखो, उन दिनों ना, उन दिन प्रोग्रेसिव तो नहीं है, अभी भी प्रोग्रेसिव, वही कह रहे हैं कि अब उस जमाने में सोचिए तो जहाँ जाने के कितना दूर है। नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आके, लेकिन वहां पे पहुंचना, वहां पे जाना, वो सिर्फ मेन रोड था, जीटी रोड। लेकिन भाई किसी गांव में है, वहां से कनेक्टिविटी रोड की, अगर आप ऐसा कहेंगे तो, लेकिन मैं आसाम से कैसे दिल्ली पहुंची हमारे गुरुजी के पास, वहां से आप ऐसे पहुंच गई ना ट्रेन से अंदर। नहीं, यही हमारा मतलब, हमारा यही कहने का मतलब कि उतनी चाह देखिए कि वहां से जहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, वहां से पैदल आती थी। अगर लोग, मतलब उस समय अगर अपने पास पैसे नहीं होते थे तो सीखने के लिए लोग कितने दूर पैदल चले आते थे, और गुरु के पास आते थे। गुरु के घर के सारे सदस्य की तरह रहते थे, गुरु का सारा काम करते थे, तन मन धन से गुरु का सेवा करते थे। अच्छा, कैसे ये गहना वगैरह क्या रख देती थी? एक बार बताते हैं। हाँ। एक जौहरी जी थे, जो खेड़ावाल ब्राह्मण जौहरी थे, तो वो उनके पास आ गए थे लास्ट, मतलब अंत के पहले ही, मतलब आ गए थे, आए थे। तो बहुत गाना बजाना सुनते थे, और बड़े समझदार थे, और बहुत मतलब ये सब चीज़, ख्याल, ठुमरी, दादरा, ये सब सुनने का बहुत शौकीन थे। तो जौहरी जी आ गए। अब कुछ सामान भी उनके घर पे रखे हुए थे, भाई सोना चांदी और हीरे जवाहरात के। तो उसके बाद एक दिन उन जौहरी जी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो विद्याधरी जी ने उनके बेटे को बुला के, अच्छा, सारा सामान उनको दे दिया। बोले कि नहीं, आपके फादर का ये सब सामान था, अपने पिताजी का, ये पिताजी का सारा सामान ले जाओ। लेकिन उनके घर वालों के मन में और कुछ रखी होगी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन उस लड़के ने, जो जौहरी जी के लड़के ने कहा कि नहीं, मैं इसके गवाह हूँ कि उन्होंने सारी चीजें वापस कर दी। तो ये होता है, क्योंकि कोई भी कलाकार उसको हर तरह की ईमानदारी अगर उसमें है तो उसके गायकी में एक अलग तरह की एक तासीर नजर आती है। सही बात, सही बोले। अब हुस्नाबाई के बारे में कुछ बता सकती हो? हुस्नाबाई के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे याद आ रहा है कि हुस्नाबाई बहुत ही, कहते हैं कि हुस्नाबाई बहुत ही तहजीब याफ्ता खातून थी, बहुत ही तहजीब याफ्ता, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही मैनर्ड जो है महिला थी ये। और संगीत लिखती भी थी। हाँ, लिखती भी थी। और उनकी लिखी हुई कुछ चीज मेरे पास है। हाँ, तो मैं जरूर इसको शेयर करूंगी हमारे दर्शकों से, हमारे विद्यार्थियों से, कि कुछ कोई चीज हम गाते भी हैं, उनकी चीजें कुछ सिखाई भी हूँ बच्चों को, और
कोई चीज़ मैं गा के भी सुनाऊंगी। HMV ने इनका रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो भी अभी रिकॉर्ड कहीं दस्तयाब नहीं है, कहीं नजर बहुत आसानी से कहीं मिल नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2 रिकॉर्ड। और वही कहते हैं कि बुढ़वा मंगल की अगर बात होती है तो वो हुस्नाबाई के बिना टीप के की बात किए हुए बुढ़वा मंगल की बात कंप्लीट नहीं होती है, ये कहा जाता है। एक चीज सुनो, वो हुस्नाबाई ना बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन, तो उसी पे मैं एक कहानी बताती हूँ। डिसिप्लिन में, और उनको क्या कहा जाता था, सरकार मतलब सारी गायिका नहीं, वो इतनी इज्जत देती थी सारी गायिकाएं बनारस की उस वक्त की कि वो सरकार उपाधि ही देती थी। और कहते हैं कि जब कोई रईस उनके यहाँ सुनने आता था तो उसके बाद उनको ये कि अगर जब वो गा रही हैं तो कोई फिर एंटर नहीं कर सकता है, उस महफिल में कोई फिर नहीं आ सकता है। और इनकी जो तहजीब याफ्ता, इस कदर वो तहजीब याफ्ता थी, इस कदर वो कल्चर्ड थी, संस्कारिक थी कि उनको उठने बैठने चलने तक का कि खुद में तो जो तहजीब थी लेकिन दूसरे में भी अगर कोई कमी देखती थी तो फिर वो उसके लिए कुछ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। कैसे, मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ कि बिहार से कुछ बहुत 2 रईस थे, बहुत अमीर उमरा, वो आए बनारस ख़रीद फरोख्त करने, शॉपिंग करने आए, और उन्होंने अपना कुछ जो भी ख़रीदना था सब खरीद वरीद लिया। शाम हुई तो लोगों ने सोचा कि बनारस के रसूलन भाई तो बहुत मशहूर हैं गाने में, तो चलो हम लोग उनका गाना सुनते हैं। उनके यहाँ गए हैं गाना सुनने के लिए। हुस्नाबाई, रसूलन बाई, हुस्नाबाई की बात कह रही हूँ। हुस्नाबाई, हाँ हुस्नाबाई, तो हुस्नाबाई नहीं, हुस्नाबाई की बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग गाना सुनते हैं। तो जब वो हुस्नाबाई के यहाँ गए तो जब सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो सीढ़ी पे चढ़ने की आवाज़ भाई फटफट फटफट करके चढ़ गए, जैसे बहुत लोग नहीं धबड़ धबड़ की आवाज़, पैरों से चलने की आवाज़ बहुत लोगों की आती है और बहुत लोगों की नहीं आती है। तो उसमें भी लोग तहजीब देखते हैं कि जिसके चप्पल से आवाज़ ना आए। तो जब वो ऐसे चढ़े और उसमें आवाज़ आ रही थी उनके चलने की, उनके चप्पल या जूते जो भी पहने होंगे, तो उसके बाद उनके पास गए, हुस्नाबाई के पास, कि आपका गाना सुनना है। और भाई वो बिहार के बहुत रईस लोग थे, तो उन्होंने कहा, बड़े तहजीब से कहा कि पहले खूब उनकी वो कर दिया खातिर तवाज़ो, फिर कहा कि ऐसा है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मैं गा नहीं पाऊँगी। अब वो लोग बसित हो गए, बोले आप कुछ ही गा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊँगी, एक तो मेरा मन भी नहीं है और तबीयत भी बहुत नासाज है, मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊँगी। तो उन लोगों ने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा फिर कल सुन लीजिएगा। तो उन्होंने कहा लेकिन आज ही रात में हम लोग चले जाएंगे तो कैसे हम नहीं सुन पाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कभी सुन लेना, है ना, कह के उन लोगों को इज्जत के साथ विदा कर दिया। तो वहाँ उनके लोग जो थे हुस्नाबाई के साथ, तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा ये पहले बताइए, आपकी तो तबीयत भी ठीक थी, ऐसा तो नहीं था, आपने बहाना क्यों बनाया, इतने रईस लोग थे और आपने बहाना क्यों बनाया कि नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा जिनको चलने की तमीज़ ना हो, जीने पे चढ़ने की, जीना मीन सीढ़ी, तो जीने पे जिनको चढ़ने की तमीज़ ना हो वो गाना क्या मेरा सुनेंगे। यही कहा, वो मेरा गाना क्या सुनेंगे। और इस तरह से जो है उन्होंने नहीं सुनाया, उनकी एक तहजीब थी। जैसे बॉम्बे से उस वक्त कोई एक कहानी ऐसी है कि बॉम्बे से कोई ऐसे उस वक्त तो अमीर उमरा जो है बनारस आते थे, घूमने आए, टहलने आए, ये वो। तो लोगों ने कहा, उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बनारस का गाना सुनना चाहते हैं और हुस्ना जी से सुनना चाहते हैं। अच्छा, गए, उन्होंने सुनाया। तो जब सुना दिया तो वो कुछ कम उम्र के लड़के थे, उन लोगों ने कहा भाव के साथ गाइए। तो कहा बेटा तुम हमारे बेटे की उम्र के हो, गाना सुनो, भाव के चक्कर में नहीं रहना। मतलब इतना एक एक चीज़ में उनकी तहजीब थी कि कौन किस अंदाज से बोल रहा है। तो ये होता था ये। और उनके लिए भी यही कहा जाता है कि जब वो बुढ़वा मंगल में और दशा सुमेध के पास जो बजड़ा लगा होता था और वहां से जब वो गाती थी तो उसकी टीप टीले से टकराती हुई, ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोचे कितनी आवाज में कितना दम होता होगा, क्या आवाज लाउड होती होगी और कितने वो लोग रियासी होते होंगे कि बताइए कहाँ दशा सुमेध और कहाँ जो किला, और वो सन्नाटे को चीरता हुआ वो जाके दुर्ग पर टकराती थी आवाज और वो वहां वाले महसूस करते थे। सोचिए। हाँ सही बात। और हुस्नाबाई के गुरु के नाम भी मैं बता दूं, बड़े रामदास जी थे उनकी। छोटे रामदास जी, बड़े रामदास जी नहीं, छोटे रामदास जी मिश्र से उन्होंने टप्पा की शिक्षा लिया। और हुस्नाबाई टप्पा बहुत अच्छा गाती थी, टप्पा बहुत अच्छा गाती थी। और उन्होंने ठाकुर प्रसाद मिश्र जी से भी, मिश्र की नाती
छोटे रामदास जी मिश्र जी से टप्पा का शिक्षा लिया है, और शंभुनाथ मिश्र जी से भी। और राजा दरवाजे पे ही रहती थी। हाँ हाँ, राजा दरवाजा पे रहते थे। तो ये हुआ। और एक थी टॉमी बाई। हाँ, अच्छा, एक तो टॉमी बाई थी, वो भी मखदूम बख्श के शिष्य और काशीराम किन्नर से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ख्याल ठुमरी टप्पा की कुशल गायिका थी। अच्छा, ये हुस्नाबाई जो है महाराजा बनारस के यहाँ हमेशा महाराजा बनारस उनको बुलाते थे गाने के लिए, और होली में तो स्पेशली उनको बुलाया ही जाता था। नहीं, देखो बनारस राजा, बनारस बहुत ही कला प्रेमी तो थे सब लोग। और एक उनके यहाँ एक परंपरा है कि जो बुढ़वा मंगल, हाँ, बुढ़वा मंगल मतलब होली की जो मंगल है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होता ही है। हम ऐसे कार्यक्रम में मैं भी दो तीन बार गई हूँ, और वहाँ पर वो सुनते थे ठुमरी, दादरा और चैती सुनने के बाद, और कजरी से खत्म होता था। क्योंकि कजरी के बाद कजरी का टाइम होता था, कजरी का समय। तो कजरी से एक नियम है कि ठुमरी, आप होली की ठुमरी सुनाइए, होली के दादरा सुनाया, उसके बाद ये चैती सुनाया, और अंत में कजरी से होता था। तो ऐसे ही टॉमी बाई थी, बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि उनके नाम से तो अंग्रेज टाइप की लग रही हैं। नहीं, अंग्रेज नहीं थी। तो घर से कुछ इतराज था कि भाई नहीं, आपको नहीं गाना है, महफिलों में नहीं गाना। तो उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया था। और ये अगस्त कुंडा में एक राधा कृष्ण जी के मंदिर है, उसी में वो भजन वगैरह सुनने जाती थी और थोड़ा बहुत गाती थी, और अपना तानपुरा भी वहाँ छोड़ दिया। तो और बहुत ही बात ऐसे ही उनकी डेथ भी हो गई, बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो ऐसे ही टॉमी बाई के बारे में बता रहे। और एक काशी बाई थी। हाँ, काशी बाई के बारे में हमारे बताइए। वाकई में ये जो है कहते हैं ना कि मोतियों की लड़ी में गुथी हुई ये लोग एक मोती हैं, ये लोग सीप की मोतियां हैं। तो काशी बाई जो थी बहुत कम उम्र में वो चली गई, मैं बताया ना कि और सिद्धेश्वरी देवी भी उनको बहुत मानती थी। अच्छा। और पतली दुबली सी थी और खूब अच्छा गाती थी, सुरीला गाती थी। तो वो सियाजी मिश्र की शब्द थी, शिष्या थी, और ख्याल टप्पा ठुमरी को गाती थी। सियाजी मिश्र तो जो है सारंगी वादक थे। और ज्यादातर आप देखोगे जो सारंगी वादक थे वो लोग बहुत अच्छा सिखाते थे। पहले महफिलों में सारंगी हारमोनियम बाद में आया है। हाँ, सारंगी का ज्यादा, पहले सारंगी का सारंगी होता। तो मैं एक गुरुजी, हारमोनियम का चलन बाद में हुआ है। हाँ, हमारे गुरु विदुषी सविता देवी जी ने एक बताया कि एक बार ना कहाँ पर पांडे धर्मशाला या कहीं, पांडे धर्मशाला में ही है शायद, पांडे धर्मशाला में एक समारोह का आयोजन किया गया। तो उसमें मतलब पूरा इंडिया से एक एक गायिकाएं आई और समारोह में भाग लेने के लिए। और उसमें एक वहां से भी पाकिस्तान के भी एक कलाकार आई जो रोशन आरा, अच्छा, वो भी आई थी, बेगम अख्तर साहिबा भी आई थी। हाँ, तो गाना बजना बहुत अच्छा, भाई उच्च दर के होते थे उन दिन, उन जमाने में। अब भाई बेगम अख्तर साहिबा भी जिस महफिल में हो तो यकीनन वो महफिल ही, हाँ, सिद्धेश्वरी देवी जी, ये लोग जिस महफिल में हो तो यानी कि उस महफिल की शान भी क्या होगी। हाँ, तो उस समय क्या हुआ कि सिद्धेश्वरी देवी जी को भी जाना था, तो उनकी थोड़ा सा तबीयत ढीली हो गई, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर से कहा कि ऐसा है कि मेरी जगह काशी बाई जाएगी। अच्छा। तो बोले काशी बाई जाएगी, आपकी तो बहुत कम उम्र की है। और बोले ठीक है, कम उम्र की है तो आपको उसको गाने तो दीजिए। हाँ, गाने तो दीजिए। ये नहीं मालूम कि बनारस के कड़कड़ में संगीत बोल रहा है। तो क्या हुआ कि काशी बाई जब गाने लगी ना, सारे गाने फीके पड़ गए। इतने अच्छे। देखो एक बात है, राग, रसोई और पगड़ी, अच्छा,
राग रसोई पगड़ी कभी कभी अच्छी उतरती है। लेकिन सही कहा। उस दिन का जो गाना बजना था, ऐसा नहीं है कि ये जो है रोशन आरा खराब गाती थी, ऐसा नहीं है कि बेगम अख्तर साहिबा खराब गाती, अच्छा गाती है, सब लोग अच्छा, लेकिन उनका गाना ऐसा हो गया, रंग जमा दिया कि सारे के सारे गाना जो है वो फीकी पड़ गई। तो ऐसे काशी बाई की है। अच्छा, रसूलन बाई के बारे में देखिए, मैं कुछ दर्शकों का कुछ बता दूं कि ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नुपुर माथुर जी, शबनम अग्रवाल जी, असित शर्मा जी, ऋचा गुप्ता जी, शर्बानी मुनमुन जी, पीयू बैनर्जी, प्रतिमा सिन्हा जी, आपका भी प्रतिमा जी बहुत बहुत स्वागत है। सरिता लखोटिया जी तो पूरे टाइम हम लोग के साथ बनी रहती हैं। दिल से आपके लिए बहुत कुछ अंदर है आपके लिए। बहुत प्यार, बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। अनवर सबा जी है ना, यहाँ शेबा खातून जी इलाहाबाद से देख रही हैं। नमस्कार जी। सोना बुशा देख रही हैं गोरखपुर से जी। रिचा दे रही दिल्ली। हाँ, बहुत सारा प्यार, सब बच्चों को खूब सारा प्यार। और अब रसूलन भाई के बारे में बता सकते हैं कुछ, रसूलन भाई के बारे में? हाँ, रसूलन भाई बनारस की थी, बहुत ही अच्छी गायिका थी। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के नाम अभी तक लोगों ने नहीं भी सुने होंगे, तो जो रसूलन बाई के नाम तो सुने होंगे। हाँ, वही मैं जो लोग सुन रहे हैं वो रसूलन बाई, छोटी मोती बाई, बड़ी मोती बाई, मैना बाई, इन लोगों के नाम तो जरूर सुने होंगे। तो उसी में से, यानी कि ये कितनी अहम शख्सियत होगी कि जो बाकी लोगों को नहीं जानते वो इनको जानते हैं। हाँ। और कुछ मत पता है? अब तो बाकी आप ही बता दीजिए। तो कहानी सुनिए। हाँ। कि एक दिन सिद्धेश्वरी देवी जी की ये कंटेम्प्रेरी थी ना? हाँ, उस समय की वो उनकी कंटेम्प्रेरी थी, उस समय की थी। और ठुमरी दादा तो है ही है। हाँ। और ख्याल गायन में भी बहुत पारंगत थी। अच्छा, ये देखिए कि ख्याल गायकी में भी आसान नहीं है ख्याल गायकी। देखिए, हमारे नानी गुरु सिद्धेश्वरी देवी जी जो है वो चारों पट की गायकी गाती थी। और चारों पट की गायकी मतलब ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, भजन, निर्गुण, क्या नहीं गाते थे, चारों पट के गायकी गाते थे। तो रसूलन बाई की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक दिन शंभू खां साहब वो अपना घर पे जब बच्चे आए हुए थे तो उनको सिखा रहे थे एक दिन। तो एक छोटी सी बच्ची को लेके एक भिखारी आई। भिखारी ना के बोली कि गुरुजी, इस बच्चे को आप रख लीजिए। हाँ, तो अच्छा, मैंने कहा ठंडी हो जा रही है, चाय लो, हम लोग बात के चक्कर में भूल भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भिखारी ने कहा कि इस बच्ची को आप रख लीजिए। अब देखिए, भिखारी छोटी सी बच्ची को लेके आई। एक संगीतकार का मन थोड़ा सा बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बड़े दया मतलब क्या बताएं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो बच्ची उनके घर में रहने लगी, पलने लगी। और जैसे घर का थोड़ा सा जो बच्चे लोग करते हैं ना, थोड़ा बहुत काम, इधर उधर का काम सब करने लगी। और जो वो सिखाते थे अपने शिष्यों को, वो जो है वो सुनती थी। अच्छा। और सुनती थी और सुन के वो एकदम याद कर लेती थी। ऐसे ही कहानी एक दूसरा बताऊंगी मैं जब सिद्धेश्वरी देवी जी की हाँ, तो उनकी भी यही कहानी है, एक कहानी मैं बताऊंगी। तो सुनती थी। और आपकी भी तो कुछ ऐसे कुछ कहानी है छोटी मोटी। हाँ, तो ऐसे उस सुनते सुनते एक दिन जो शंभू खां साहब देखे कि वो बर्तन मांज रही है और गुनगुना रही है। बच्चन मरता तब थोड़ा सी बड़ी हो गई थी। तो बोले बच्ची क्या गा रही हो? बोले जो आप सिखा रहे थे ना वो मेरे कान में है और मैं उनको थोड़ा थोड़ा याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, इतने अच्छा सुरीली गा रही है, इतना जोर से गा रही है। असल में बच्चे सुनते रहे ना, सुनते सुनते उसका कान एकदम। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमको मैं विधिवत सिखाऊंगी। तो उन्होंने विधिवत सिखाया उनकी रसूलन बाई को। और रसूलन बाई का नाम कौन नहीं जानता है। ऐसे उन्होंने सिखाया और ऐसे वो गाई
कि बनारस के नाम में 4 चांद लगा दे। सही बात। तो और एक बार हम इन लोगों महाराज से जी के एक यहाँ परंपरा चल रही है, संगीत की परंपरा इन्हीं लोगों से चल रही है बनारस की। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से आप गुजारिश करिए कि सभी दर्शक इस हमारे इस प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये पता चले कि बनारस की महिला संगीतकार कौन है, कैसी हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से वो लोग एकदम इतना बेहतरीन गाने वाली थी, क्लासिकल भी, तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें। और देखिए, उनके गुरु का नाम हमने बताया और उन्होंने शिक्षा लिया और गाया। उनके पीछे दर्द भी आप समझिए, उनके पीछे कष्ट भी समझिए, किस तरह से तकलीफ सह के और रियाज करके और अपना मतलब बनारस के चीज़ों को गाया उन्होंने। और बनारस उन्हीं के लिए जाने जाते, उन्हीं की चीज़ों को हम लोग जो गा रहे हैं, उनका ही देन है कि हम गा पाए, हाँ गा पा रहे। तो एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं एक बार पंडित किशन महाराज जी के यहाँ गई थी। मैं उनको पापा जी बोलती थी क्योंकि हमारे गुरुजी के पति थे। तो एक बार बैठी थी तो किशन महाराज जी की जो वाइफ, पहली शादी जो उन्होंने शादी जो हुआ था, उस समय बता रहे कि मेरे शादी में, जानते हो सुचरिता, मेरे शादी में रसूलन बाई आई थी और 3 घंटा खड़ी होके गाना गाई। हाँ, और बताया कि खूब ही बहुत ही अच्छा गाती थी। ठुमरी हो, दादरा हो, ख्याल हो, कुछ भी हो, तो खूब अच्छा गाती थी। और उनकी शादी में उन्होंने गाया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से सुन के। अच्छा, हुस्नाबाई ने भी पूरी जिंदगी बनारस के ही संगीत को जिला बख्शी। मैं एक बनारस का ही जो है ठुमरी, दादरा, टप्पा, होली, चैती, नहीं जितनी भी चीजें गाई हैं वो सिर्फ बनारस की ही गाई। अच्छा, एक चीज हम बताने जा रहे हैं कि जानकी बाई के बारे में। हमारी एक बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब फ्रेंड है, जयश्री दीदी जो आजकल लखनऊ में रहती है और खूब अच्छा, बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती है। तो उनके फादर थे, वो जानकी बाई की शिष्य थे। तो उनके फादर से उन्होंने सुना और मैं उनसे सुनी ये कहानी कि एक बार ऐसे महफिल तो रात को होती थी, भाई 9 बजे के बाद ही होती थी महफिलें। तो जब महफिल शुरू हुआ, गाया बजाया, सब लोग सुन रहे थे, करते करते महफिल सुबह हो गया। हाँ। करीब 3:30-4 बज रहा था। और महफिल कहाँ हो रहा था कि बीच आंगन में महफिल सजी थी। हाँ, और चारों तरफ बैठने का, ऊपर जो है ना, लेडीज लोग भी सुनते थे। ऐसा नहीं है कि लेडीज लोग नहीं सुनते थे, वो पूरा थिएटर नुमा हो जाता है कि नीचे आंगन में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ऊपर पुरुष नीचे बैठते थे और ऊपर जो है थिएटर नुमा हो जा रहा है, ऊपर महिलाएं बैठ के सुनती थी। तो रात भर गाना बजना हुआ, 3:30-4 बजे का समय था। और जो ऊपर जो छज्जा होता ना, छज्जे में छोटी छोटी चिड़िया जो है ना, गौरैया जो है, गौरैया या कौन सा चिड़िया, उन लोगों का आशियाना होता था। तो जब जानकी बाई ने भैरवी शुरू किया, भाई क्योंकि सुबह का समय था और खत्म भी हो रहा था प्रोग्राम। प्रोग्राम खत्म होने वाला था। तो उन्होंने भैरवी जब शुरू किया और भैरवी का जो सा लगाया और सा लगा जैसे शुरू किया है ना, जब सा लगाया, सारी चिड़िया एक साथ ची करके बोलने लगी। हाँ, एक स्वर में सा की जैसा, एकदम एक ही स्वर में मैंने स्वर मिला दिया। सारी चिड़िया मतलब रोमांचित हो जाता है ये सुनने के बाद कि इस तरह से, मतलब प्रकृति जो बोलते हैं ना कि हमारी जो प्रकृति जो है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, पूरा नेचर के ऊपर ही हमारे भारतीय संगीत, यानी कि ये समझ में आ रहा है। जैसे अब आजकल कहा जाता है कि ज्यादा खेती के लिए, है ना, कृषि में ज्यादा उपजाऊपन लाने के लिए, उपज लाने के लिए, बल्कि संगीत का प्रयोग किया जाए। जैसे बीमारी को दूर करने के लिए संगीत का प्रयोग, यानी हर तरह से। तो सोचे कि उस चिड़ियों को भी उस राग का
उस साज का, उस आवाज की पहचान देखिए। और उसमें स्वर में स्वर और स्वर में स्वर मिला के और एक साथ सब लोग एक स्वर एक साथ सा लगाया, मतलब चिड़िया लोगों ने भी सा लगाया। तो यही कह रहे थे कि प्रकृति, प्रकृति भी साथ देता है। अच्छा, हमारे साथ बॉम्बे से जो विविध भारती के एक्स डायरेक्टर चैनल हेड रहे हैं महेंद्र मोदी सर, आप भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज्यादा जानकार और संगीत के बहुत ही माहिर प्रकांड विद्वान जिसको बोला जाए वो कम होगा। उनके सामने कुछ बोलना भी गुनाह है, गुनाह है। महेंद्र मोदी सर आप सुन रहे हैं, सुचरिता मैम बोल रही हैं कि महेंद्र मोदी सर के सामने बोलना भी गुनाह है, क्योंकि वो बहुत ही जानकार है, बहुत ही हार्दिक और मैं माफी चाहती हूँ, कुछ अगर छूट गया होगा तो मैं माफी चाहती हूँ मोदी साहब से। नहीं सर, मुझे आफ्टर प्रोग्राम फोन करके जरूर बताएंगे कि यहाँ पे ये ना होता। लेकिन बहुत ही अच्छा सर, आप हम लोग के साथ जुड़े और हमारे प्रोग्राम में आप आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, और इसके बाद भी काफी लोग हैं कि अभी समय भी खत्म हो रहा है, समय हम लोग सोचते हैं कि 1 घंटे तक हमारा ये प्रोग्राम चले, और फिर अभी कई लोग सिद्धेश्वरी देवी जी और कौन लोग बाकी हैं, हाँ सिद्धेश्वरी देवी जी, बागेश्वरी देवी जी, विदुषी सविता देवी जी, गिरजा देवी जी, ये लोग अभी बाकी हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजेश्वरी बाई, राजेश्वरी देवी भी बाकी, किसी एक पर हम लोग और बात कर लेते हैं। हाँ, अभी है कुछ टाइम, हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, किस पे हम लोग अभी राजेश्वरी जी के बारे में बात करते तो राजेश्वरी जी की गुरु ठाकुर प्रसाद जी है और सरजी प्रसाद जी मिश्रा जी है, और उनके पिता थे वो विदेशी राय गोरखपुर निवासी थे। अच्छा, राजेश्वरी देवी और उनकी बहन शैलबाला की भतीजी बड़ी मोतीबाई, और विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जो है ना, वो राजेश्वरी की भतीजी बोलते हैं, लेकिन ये भतीजी नहीं, बहन की बेटी है। जैसे ना राजेश्वरी देवी जो है ना, उनके जो फादर थे ना, तो उनके फादर तो वहाँ रहते थे, गोरखपुर में रहते थे। तो बड़ी मोती की पुत्र जो है निरंजन राय, उनकी 5 बेटियां थी। उनकी बेटे तो बड़ी विदेशी राय की जो पुत्र थे निरंजन राय, उनकी बेटियां थी। 5 पुत्रियों में से एक बड़ी मोतीबाई थी। तो वो और मिठाईलाल मिश्रे और ख्याल टप्पा उन्होंने सीखा है। तो राजेश्वरी देवी की जो बहन थी, वो बहन की बेटी थी सिद्धेश्वरी देवी, श्यामा थी, और उनकी सिद्धेश्वरी देवी उन्हीं की बेटी थी। तो सिद्धेश्वरी देवी के बारे में और राजेश्वरी देवी के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, इसके एपिसोड के बाद। अब बाकी तो फिर हमने बताया। अभी हमारे साथ काशी कला कस्तूरी की पैटर्न संरक्षिका प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी से जुड़ चुकी हैं। आपको भी हमारा नमस्कार, आदाब। और आप इसमें हैं, और अच्छा लगता है कि जब हमारे टीम के लोग, बल्कि जो हमारे संरक्षक के रूप में चंद्रकला त्रिपाठी जी जुड़ती हैं, तो ये अच्छा लगता है, हम लोगों को भी बल मिलता है। जी भी है, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी भी है हमारे, उसकी सलाहकार की उसमें है। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो नहीं, आप इनको बताइए, राजेश्वरी देवी जी का बताइएगा, फिर सिद्धेश्वरी देवी जी का। हम लोग राजेश्वरी देवी इनकी गायकी का क्या इनका, देखो गायकी जो मतलब उनका जो गायकी थी, पीरियड की थी ये, वो सिद्धेश्वरी देवी जी की पहले की पीरियड, उनके पहले की सिद्धेश्वरी, यानी 1888 की, कुछ ऐसे कुछ हो सकता है। हाँ, उसी समय की होंगी। विद्याधरी की। तो इनकी स्पेशलिटी क्या थी, इनके गायन की? गायन में एक सशक्त गायिका थी। और उसके बाद जो ख्याल, ठुमरी, टप्पा, जो मेन तो चीज वही गाना था। और चैती, कजरी, ये सब चीजें बहुत गाई वो राजेश्वरी। मुझे लगता है कि चैती, ठुमरी इस तरह का शुरुआत करने वाली, और लेडीज में खासकर इन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही होगी।
नहीं। और सिद्धेश्वरी देवी भी उनके बस उनका गायन सुना है। अच्छा, सुना है, सीखी है कहीं वो, लेकिन कान में तो जाना था कान ना, में तो जाना था। कान में जा रहा था। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी हमारी ज़्यादा नहीं थी जो उनकी आवाज़ को, उनकी चीज़ों को संजो कर और समो कर रखा जा सके। हाँ। तो बहुत ही अच्छी वरना वो आवाज़ भी सुनने, अब इनकी ये आवाज़ अब सुनने को कहीं आपको मिली? नहीं, आज राजेश्वरी कहीं नहीं देवी मिली। का तो नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन कुछ रिकॉर्ड मेरे पास है। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड मेरे पास है। और काशी संगीत समाज की जो रस्तोगी जी थे, रस्तोगी जी से बहुत रिकॉर्डिंग मिला मुझे, और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, काशी संगीत समाज। और हमारे एक कामेश्वर नाथ काशी मिश्र जी। हाँ, काशी कथा जो है, उससे भी बहुत सारी जानकारी मिली। और कामेश्वर जी का तो है ही है, उनका जो काशी का संगीत परंपरा जो है, तो क्या गजब की किताब है, बहुत अच्छी लिखी। और मैं चाहती हूँ कि सारे जो विद्यार्थी हैं वो किताब पढ़िए आप लोग, आपके बहुत ही काम की है। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा जी को प्रणाम करती हूँ कि ऐसी किताब उन्होंने लिख के गए कि ये कालजयी किताब है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जब बनारस की संगीत परंपरा पर अगर रिसर्च किए जाते हैं, पीएचडी की जाती है, तो उसमें बनारस पर सिर्फ यही एक किताब काफ़ी होती है। और बल्कि न जाने कितनी थीसिस जो है इसी किताब को बेस बनाकर लिखा गया, क्योंकि जितनी डेप्थ की, जितनी गहराई के साथ ये किताब लिखी गई है, यकीनन उतनी गहराई के साथ बनारस में संगीत परंपरा पर अभी तक कोई किताब मुझे नजर नहीं आई है। और न जाने कितने लोगों ने इसी को बेस बनाकर पीएचडी की है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शबनम, कि उनको मैं नमन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि काशी कला कस्तूरी में वो आए। हाँ, वो आए, एक बार उनसे भी मुलाकात हमारे हो, सब हमारे दर्शकों अब के बहुत अच्छे कामेश्वर नाथ मिश्र जी बहुत अच्छे तबला वादक हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा हो, जाकिर हुसैन साहब हो या कोई और भी हो, कि जिसके साथ उनको ना जानता हो और उनके साथ उन्होंने संगत ना की हो। तो शबनम, अभी समय हो रहा है और हमारे कॉफी भी खत्म हो गई, और आज हम विदा लेते हैं, क्योंकि बहुत अभी हमारे कई संगीतकार भी हैं। हम लोगों ने 30 महिला संगीतकारों की फहरिस्त बनाई है, लिस्ट बनाई है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट अगले अपने एपिसोड में उन पर बातें करेंगे, क्योंकि उसके बाद सुनाएंगे भी। हाँ, उसके बाद कुछ सुनाते जाएंगे और कुछ बातें करेंगे। हाँ, कुछ सुनाते जाएंगे। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ महिला संगीतकारों पर चर्चा भी करेंगे। हाँ, और उनकी एक आध जो चीजें हैं, बहुत ही सिग्नेचर चीजें जो भी होंगी, उनकी उसको सुनाया भी जाएगा। क्योंकि अभी ये हमारा एपिसोड आज खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये कंटिन्यू हो रहेगा नेक्स्ट एपिसोड तक, क्रमशः। तो तब तक के लिए आप इजाजत दे। हाँ, नमस्कार। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और शब्बा खैर। और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि काशी कला कस्तूरी सिर्फ आप सबका है, हम सबका है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, नमस्कार।